हम लोग का मौलिक अधिकार में ये था, बीच में नागरिकता वाला आ गया था, तो नागरिकता वाला कल क्या किए थे हम लोग उसको देख लिए थे। अभी समता या समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों आता है आर्टिकल 14 में। ठीक है, यह है, इसमें लूसेंट में आधा दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता प्लस आधा आता है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण दोनों आर्टिकल 14 में है, 14 में है। याद रखना, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या होता है? विधि के समक्ष समता, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप किसी भी जाति के हैं, अगर आप किसी का मर्डर कीजिएगा तो बिना आपका धन दौलत देखे, बिना आपकी जाति देखे, बिना आपका धर्म मजहब देखे, आपको आजीवन कारावास की सजा होगी, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। विधि के समक्ष समता, विधियों का ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ये कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। और इसी में ये लिया गया है यूएसए से, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ये है पॉजिटिव, और ये है विधियों का समाधान निगेटिव कॉन्सेप्ट। कैसे भाई? आप अमीर हैं, आप अपने लिए वकील रख सकते हैं, लेकिन आप गरीब हैं, आप अपने लिए अच्छा वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट नहीं रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आपको जो है सरकारी वकील मुहैया कराएगी ताकि आपके साथ बेईमानी न हो। इसको कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। कि तुम धनी हो, तुम्हारे पास वकील है, ये गरीब है, इसके पास वकील नहीं है, इसलिए हम इसको वकील देगा। विधियों का समान, ये दोनों ही पहलू किसमें है? आर्टिकल 14 में। हो गया क्लियर? यही है। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार पर के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस हैज बीन प्रोहिबिटेड। आप इन 5 आधारों पर जो है किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राज्य के द्वारा ये सब के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कई लोगों के मन में उठेगा कि फिर इसके और इसके आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है? बिहार में तो अब इसके आधार पर भी आरक्षण दे दिया गया है 35%। फिर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी आरक्षण है, यहां जाति के आधार पर आरक्षण है, लेकिन यहां तो मना किया गया था। तो इसलिए क्या किया गया कि भेदभाव का निषेध कैसे? अभी हम क्या बताएं कि विधियों के समक्ष समता, हमने क्या बताया? आप ब्राह्मण रहिए या आप गैर ब्राह्मण रहिए, अगर आप किसी को जान से मार देंगे तो सबको, आप शेड्यूल ट्राइब हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप ईबीसी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड हो, किसी को भी मर्डर करने पर सजा बराबर मिलेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव किया? नहीं किया। तो फिर आखिर वो चीजें भेदभाव क्यों? क्योंकि हमारे यहां समाज में एक किस्म का भेदभाव पहले से चला आ रहा था, जिसके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि जो जातिगत भेदभाव या फिर लैंगिक भेदभाव इतना ज्यादा है कि अगर अभी इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आरक्षण दिया गया तो शायद इसका लाभ हमें समाज में देखने को मिलेगा, और वो जातियां, वो जेंडर जो हाशिए पर पड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो है आगे आने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आगे चल के हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 में देता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी पद, सरकारी नौकरी, सिंपल। लोक सरकारी हो गया, पब्लिक के लिए, नियोजन का मतलब अपॉइंटमेंट टाइप का जो आपको कर दिया गया। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब आप कहिएगा कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम लेती है उसमें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को देती है 6 अटेम्प्ट, ओबीसी को ईबीसी को देती है 9 अटेम्प्ट,
और SC ST को देती है अनलिमिटेड अटेम्प्ट। काहे भाई? आप तो कह रहे हैं कि सबको अवसर की समानता होगी। अपवाद देखो लिखा हुआ है, SC ST और OBC अपवाद है। इसमें EWS को नहीं है। EWS को खाली मार्क्स वाला आरक्षण है, बाकी ना उसको उम्र में आरक्षण है और ना ही उसको अटेम्प्ट में आरक्षण है, याद रखिएगा। EWS होने के बावजूद अटेम्प्ट 6 ही है, EWS होने के बावजूद जो है उम्र की सीमा 32 साल ही है। तो इसमें न केवल अवसर के लिए अपवाद, SC और ST को अनलिमिटेड अटेम्प्ट से IAS की परीक्षा में, और BC को 9 अटेम्प्ट है। लड़का हो या लड़की हो, अलग से लड़कियों का कोई आरक्षण अलग से नहीं है, वो इसी में है अपवाद। ठीक, यहां पर अपवाद इसलिए कि माना जाता है कि उनको ज्यादा मौके मिलने चाहिए क्योंकि वो पिछड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह सवाल उठाया है कि क्या वह समय नहीं आ गया है कि जो तथाकथित जातियां जो अभी भी पिछड़ा का टैग लिए घूमती हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसी जातियां नहीं आ गई हैं जब जिनको अब उस टैग से बाहर किया जाए? क्योंकि अब उनकी स्थिति इतने वर्षों में मजबूत हो चुकी है, कुछ पिछड़े जातियों की और कुछ शेड्यूल कास्ट जातियों की या कुछ शेड्यूल ट्राइब की, ताकि उनको हटाया जाए तो बाकी पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिल सके। क्योंकि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसका फायदा अब तक कुछ ही जनजातियों, कुछ ही अनुसूचित जातियों और कुछ ही OBC की जातियों ने उठाया है। बाकी सैकड़ों हजारों की संख्या में पिछड़ी जातियां आज तक आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाई हैं। तो आखिर वो कब आरक्षण का फायदा उठाएंगी? क्योंकि उन्हीं में कुछ मजबूत जातियां सारी मलाई खा जा रही हैं, सारा मलाई, जिसके कारण जो बाकी जातियां वो खाली मुंह देख रही हैं। अब पिछड़ा का उनको मिला हुआ तमगा, लेकिन वो इसलिए नहीं कंपीट कर पा रही हैं क्योंकि उन्हीं के ग्रुप में शामिल कुछ जाति इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सारे सीटों पर पहले उनके बच्चे कब्जा कर ले रहे हैं, और वो आरक्षित होकर के भी, अनरिजर्व्ड बात ही छोड़ दीजिए, आरक्षण मिलने के बाद भी वो पिछड़ जा रहे हैं। तो क्यों नहीं? अच्छा, साउंड बहुत ज्यादा है, अच्छा ठीक है, तो वो अभी इसमें नहीं होने के कारण वो ज्यादा ये हो रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा कि अपवाद में दिया गया है, लेकिन ये लंबे समय तक इसको रखा नहीं जाएगा, यह सच्चाई है। चाहे आप उसके लिए आंदोलन कीजिए और चाहे जो कीजिए, ठीक, समय अपने हिसाब से चलता रहेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता, तलाबी श यहां पर होता है दूसरे वाले में, ठीक है, याद रखना, दोनों स आधा आधा जाएगा, दूसरा वाले में आएगा तलाबी श। तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अगर कोई करेगा तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सेना या विधा संबंधी सम्मान, विधा जो स्किल हो गया, कोई MBBS की डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियर की डॉक्टरी, इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर, ये इंजीनियर साहब हो गए। फिर दांत का जो है ये किया, BDS, तो अब डेंटिस्ट कहलाए। तो ये तरह का जो विधा संबंधी सम्मान, सेना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, तो ये तरह का जो है के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यहां पर राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं, सरकार, ठीक है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान ने दिलीप कुमार साहब को, फिल्म अभिनेता जो थे, उनको निशान ए पाकिस्तान की उपाधि दिया, उसके लिए पहले उनको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ी, तभी जाकर के उनको निशान ए पाकिस्तान मिला था। दिलीप कुमार साहब को एक्टिंग कारण दिया था वो। तो उपाधियों का अंत, अब इसको लेकर के हुआ कि फिर भारत रत्न क्या है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री क्या है। तो हुआ कि ये वो उपाधियां हैं जो भेदभाव नहीं करती हैं, और ये किसी भी व्यक्ति को जो भारत के लिए कोई विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल किया हो, समाज सेवा से लेकर कोई भी चीज में, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देना
उनके प्रति सम्मान को दिखाता है, न कि किसी डिस्क्रिमिनेशन को। ये कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। भेदभाव क्या होता था? लॉर्ड, राय बहादुर, दिस डेट, इस टाइप की उपाधियां क्या थी? भेदभावकारी थी, जो घमंड को बढ़ाती थी। लेकिन ये सब चीजें क्या है? सम्मान को बढ़ाने वाली, ठीक है, इसलिए अलाउ किया गया। अच्छा, नीचे लिखाई है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक है। उनको माना जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जो है वो नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये था समानता का जो अभी हम पढ़े, अभी ये स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस के लिए। आर्टिकल 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ कितना है? 6 है। अनुच्छेद 19F, ठीक है, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, मोरारजी देसाई जी की सरकार के द्वारा। अब बचे हुए 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है? 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभी को जो है बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली गलौज कर दीजिएगा। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी बात को आपको रखने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक कि कहा गया है कि आप न्यायपालिका के किसी फैसले की भी तार्किक आलोचना कर सकते हैं। आप जजेस की आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फैसले की आलोचना कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जरूरी नहीं, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अगर कोई कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट के आधे फैसलों को पलट देता। जैसे हाई कोर्ट के आधे फैसलों को कौन पलट देती है? सुप्रीम कोर्ट। और लोअर कोर्ट के आधे फैसलों को हाई कोर्ट पलट देती है, ठीक है। तो उसी तरह से शांतिपूर्वक 19B बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप गांधी मैदान में हम लोगों को सभा करना है और हमने जो है परमिशन हमको लोकल थाना से लेना पड़ेगा, गांधी मैदान थाना से। अगर क्यों लेना पड़ेगा परमिशन भाई? हमको तो 19B कहता है कि हम कर सकते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि उस दिन कोई और भी सम्मेलन कर रहा हो तब। तो क्योंकि कई तरह के लोग आ सकते हैं और लड़ाई झगड़ा ना होने लगे, इसलिए वो परमिशन आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि उस दिन सरकार कोई उसमें प्रोग्राम कर रही हो और आप उसी दिन करेंगे नहीं हम सभा करेंगे, तो वैसी स्थिति में युक्ति युक्त निर्बंधन है। या मान लीजिए कि आपके सभा से जो है माहौल बिगड़ने का खतरा हो, तो मजिस्ट्रेट जो है उस तरह की अनुमति देने से मना कर सकता है। हाँ, सामान्य स्थिति में वो भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप एकत्र होकर के सभा करने की आपको रोका नहीं। मान लीजिए हम लोग इतने लोग हैं, गांधी मैदान गए, कोई एक कोना में बैठ गए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब हम लोग लाख लोग हों, वैसी स्थिति में आपको चाहिए कि 10,000 लोग हों, 1,000 लोग हों, आपको थाना को सूचना दे देनी चाहिए कि थाना प्रभारी महोदय, क्या कोई सभा आज होने वाली है क्या किसी ये में? अगर नहीं तो कृपया हम लोग को जो अनुमति दी जाए। तो थाना प्रभारी अपना युक्तियुक्त कारण बताएगा कि आपको क्यों नहीं दिया गया, अनुमति क्यों नहीं दी गई, ठीक है। ये सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता देश में सेना को और वेश्याओं को हासिल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना कि यह स्वतंत्रता जो संघ बनाने की सेना, ठीक है, और वेश्याओं को यह स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इन दोनों को जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। सेना जो है उसमें अनुशासन चाहिए और वेश्याओं को ऐसा कोई भी संघ बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब पर भी लागू होता है और सैन्य बलों पर भी। ये पुलिस पर भी था, लेकिन आज तक इसको केंद्र सरकार ने पुलिस बलों पर लागू नहीं किया है, इसीलिए चूंकि पुलिस जो है वो राज्य का विषय है और यही कारण है कि पुलिस सब अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि सेना, अर्धसेना और पुलिस और वेश्याओं को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। चूंकि बाकी को कानून बना के रोक दिया गया है, लेकिन अभी तक राज्यों में पुलिस को ऐसा करने से रोका नहीं गया है, ठीक है, इसलिए वो लोग एसोसिएशन बनाए रखते हैं।
19 का डी, देश से किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। पहले आप जम्मू कश्मीर में इस तरह से नहीं फ्री घूम सकते थे, अभी भी आप अंडमान के कुछ द्वीपों पर नहीं जा सकते हैं, जहां पर ओंगे, जारवा, सेंटनलीज और अंडमानीज रहते हैं। आप उन कुछ द्वीपों पर जा नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। तो लेकिन अब, पहले जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं रोक थी, लेकिन अब आप देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाइएगा। आवागमन की स्वतंत्रता का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर आप कहीं भी जा। अब कहीं मीटिंग चल रही है भारत सरकार का, और उसमें लिखा हुआ है कि आम रास्ता नहीं है, यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, या आम रास्ता, आप जो उसी में घुस गए, तो क्या है, हमको कहीं भी आवागमन की हमको जो है भैया स्वतंत्रता है। 19 का डी हमको बोला है, हम जा सकते हैं। इसको गिराओ उतरे गड्ढा में, चला दो ऊपर से मेट्रो। इसलिए रोका गया है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब देश में कहीं भी आवागमन की सुविधा, अब हम घुस के पटना प्लेटफॉर्म में अंदर आए, टिकट, क्या टिकट, 19 का डी हमको बोलता हम कहीं जा सकते हैं। तो हाँ हाँ इधर आइए ना, तो क्या कहीं भी जाने की आपको स्वतंत्रता है? तो हाँ, तो क्या है, तो रेल हमारा है, तो चलिए जेल भी आप ही का है, आइए वहां भी आवागमन कर लेते हैं, और उसके बाद बेउर के अंदर घुसा देगा। इनका आवागमन चाहिए वो कहीं भी ले जाइए। तो आ गया 19 का डी, युक्ति युक्त निर्बंधन हर जगह है। आप अपना दिमाग अगर ऐसे लगाएंगे तो वो तुरंत अपना दिमाग आपको लगा करके दे देगा। ठीक है, दिमाग लग सकता है ना। कहीं भी हम किसी घर में घुस गए, कैसे घुस गया, 19 का डी, दीदी 19 का डी, का दीदी दीदी कर रहा है रे, तो घुस गया घर में। मारेंगे ना, चोर कहीं का ट्रेसपास कर गया, तो कहीं का देश से किसी भी क्षेत्र का मतलब है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी घर में मत घुस जाइएगा। अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करना और बसने की स्वतंत्रता। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम इसी रूम में रहेंगे, हम यहीं रहेंगे आप लोग के रूम में। तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता, तो ऐसा आपको करने नहीं दिया जाएगा। युक्तियुक्त निर्बंधन है। अब पहले जम्मू कश्मीर में रोक लगी हुई थी, लेकिन अनुच्छेद 370 समाप्त होते ही ये व्यवस्था भी खत्म हो गई वहां। अब आप वहां जाकर के निवास भी कर सकते हैं और बस भी सकते हैं। बाकी बस के में हमेशा लिखा था यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो जाइए बसिए जम्मू कश्मीर में, कौन रोका है। 19 का जी, चूंकि ई के बाद तो एफ आता है, तो एफ को जो है हमने फेल कर दिया, हटा दिया है, जी बचा, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, जब के पाठक जी ने कहा था कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं चलने देंगे, तो हमने कहा था कि आप चलने कैसे नहीं दीजिएगा। आ रही है बात समझ में? आप नहीं चलने दीजिएगा तो मेरे व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता का क्या हुआ, हनन। और ये कहीं भी आप इस तरह का युक्तियुक्त निर्बंधन, आपका निर्बंधन युक्तियुक्त नहीं था, तो आपने अपना युक्ति क्या लगाया कि नहीं हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो उसके भागी हम हैं। तुम अपने स्कूल को इतना अच्छा बनाओ कि बच्चे तुम्हारे स्कूल में जाए, यहां ना आए। आप हमको कौन होते हैं रोकने वाले खोलने से? तो के पाठक जी ने बिहार के विधि विभाग के पास अपना भेज दिया कि देखिए भाई इसके पहलू को। अब बिहार के विधि विभाग में चूंकि वकील भरे पड़े हैं महान, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पाठक जी आपका एकदम ये आदेश सही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर सकता है। तो हमने माननीय लोगों से पूछा कि माननीय इस पर आप लोग का क्या कहना है। वकील लोग से क्या पूछना, वो तो विधि विभाग बताइए दिया था। तब माननीय लोग बोले कि आने ना दीजिए इसको। पहल के दिन जो है कारण 19 का जी, क्योंकि उस प्रकार का निर्बंधन युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं था। युक्तियुक्त निर्बंधन क्या होता है? अब मान लो कि हम रात में 12 बजे हम स्टूडेंट्स को बुला लिए पढ़ने के लिए, वो हुआ कि नहीं ये टाइम सही नहीं है, आप इस समय बुला। हाँ, आप अपना जो है कम आवाज में आप अपना ऑनलाइन क्लास लेते न रहिए, या अगर आपने बच्चों को बुलाया, क्या आपने उनके माने अगर वो बालिग है तो उनकी अनुमति ली है, क्या वो स्वेच्छा से आए हैं, और क्या आपने उनके सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया है, क्या मेडिकल एड है, समझ आ रहा है? हम उस समय भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि 10 बजे रात्रि के बाद अगल बगल के लोगों की नींद प्रभावित होने न चाहिए।
आप धीरे धीरे पढ़ाएं, तेज आवाज में नहीं, वरना कान भी फट सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर तरह की चीजें हैं, लेकिन सबके पीछे क्या है, युक्ति युक्त निर्बंधन। अब समझ में आ गया ना? तो उनको रहने दीजिए, उनका टेंशन। क्या अभी नहीं माने हैं क्या उसमें? अच्छा, उन मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं? मानेंगे। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। क्या होता है ये? प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं, इंटरनेट तक पहुंच भी। इंटरनेट जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर, या फिर जो बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर हो गया जिसको एक्स सब बोलते हैं, तो इन सब तक आपकी पहुंच भी क्या है, 19A के ही तहत है, क्योंकि उसके माध्यम से भी आप एक्सप्रेस करते हैं। तो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 19 से याद रख लेना, ये जुड़ गया है 19A में। सोशल मीडिया तक में अपनी बात रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब का यूज आप किसके तहत करते हैं? आर्टिकल 19 के ए के तहत, आर्टिकल 19 के ए के तहत आप करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये ऐसा है कि अगर कोई आप पर कहता है कि इसने अपराध किया है, ठीक, तो कि आप जो है इसने कोई अपराध किया है, तो इस पर आप जिस पर आरोप लगाएंगे ना, वो साबित नहीं करेगा कि हमने अपराध किया है। आरोप अगर हमने लगाया आप पर कि आपने अपराध किया है, तो ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण क्या मिला हुआ है? अब इसमें संरक्षण, अगर किसी भी अपराधी को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, उसको 4 बार सजा, जैसे वो काट लिया सजा। मान लीजिए कि आपने कोई चोरी की और उसके लिए 6 महीने की आपको सजा हुई, 6 महीने के बाद आप निकल गए, अब फिर आपको दूसरा पकड़ा रहे, तो उसका चोरी क्या था ना, चलो तो फिर जेल। तो ऐसा किया नहीं जा सकता कि बेचारा को एक बार सजा मिल गई, काहे के लिए? एक ही बार चोरी किया था, दोबारा किया था तो आप पकड़ कहां पाए थे? दूसरा, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। निर्भया हत्या, निर्भया जो कांड याद होगा आप सबको, जो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसको हत्या का जो था वो था। वैसे स्थिति में जो बालक था, लड़का, उसको उसकी रिपोर्ट में ये आ गया था कि वो 18 साल से कम उम्र का है। हड्डी जांच में भले तय हुआ था कि 19 साल का है, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने जो है रिपोर्ट नहीं मानी और उसके मदरसे के रिपोर्ट को माना कि वो 17 साल का है, 17.5 साल का। और उसके बाद उस समय कानून का प्रावधान था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी अपराध के लिए 3 साल से अधिक की सजा नहीं मिल सकती है। और यही कारण था कि चूंकि वो अपने मदरसे के रिपोर्ट में जो 5वीं क्लास तक वो पढ़ा था और चूंकि कसाई के यहां वो काम करता था, तो उस लड़के को जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता की थी उसको केवल 3 साल में ही छोड़ दिया गया। लेकिन उससे सबक लेते हुए भारत सरकार ने फिर 18 साल की आयु को घटाकर 16 साल कर दिया है। अब यानी अब 16 साल से कम उम्र का कोई लड़का अगर ऐसा करता है तभी उसको 3 साल की सजा मिलेगी। 16 साल का अगर वो हो गया तो उसको फांसी की सजा भी मिल सकती है। तो पहले जो आयु सीमा 18 साल थी उसको घटा के कितना कर दिया गया है? 16 साल। क्योंकि ये माना गया कि 11th 12th में जाने लड़के भी साइको टाइप का काम करते हैं। जैसे अभी कल या परसों ही जो है बेगूसराय में एक साइको ने छात्रा को जो है गोली मार दी सिर में, सिर्फ इसलिए कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की थी। तो इस तरह के लोगों में भी जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति किस टाइप का है, कि क्या वो साइको है या नहीं है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो उनका काम ही आपको डराना, क्योंकि आप डर गए कि वो आपको कुछ कर सकता है, आपका बिगाड़ सकता है कुछ। ठीक है, तो वैसे वैसे साइको का भी इलाज करना आता है। ठीक है, वैसे वैसे लोगों के लिए आपको उससे ज्यादा साइको फिर बनना पड़ता है फॉर उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि लोगों ने आकर के कहा कि देखिए ना, वो धमकी दे रहा है कि हम तेजाब डाल देंगे,
हमने कहा अच्छा चलो कल मिलते हैं। उस साइको को उस समय लग गया कि सामने वाला उससे भी बड़ा साइको है, और फिर उसने हमेशा के लिए तेजाब डालने का विचार क्या किया, त्याग दिया। हमें फिर सोच लेना। तो ऐसे ऐसे कई चीजों को हम लोगों ने देखा है, झेला है लाइफ में, जहां यहां हर रोग की जो है दवा उपलब्ध है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि मरीज कैसा है। तो अपराध बनने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, बस। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लो कोई आया और मेरा पोस्टर फाड़ के चला गया, अब हमने कहा इसने मेरा पोस्टर फाड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा नहीं नहीं हमने इनका पोस्टर नहीं फाड़ा, हम तो सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे, पता करने के लिए गए थे कि एडमिशन कितना होता है, क्या होता है। अब उसको गवाही देने के लिए बात नहीं कह सकता है। तो हमने क्या किया, मोबाइल फोन में जो सीसीटीवी में जो वीडियो था निकाला और अधिकारी के सामने रख दिया। अब अधिकारी कभी उस पोस्टर फाड़ने वाले का मुंह देखता था, कभी उसका मुंह देखता था। वेरी बैड, दिस इज नॉट गुड। और उसके बाद लड़के का सिर जो है वो, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी। और दिक्कत क्या हुई कि अभी कुछ 10 सेकंड पहले वो कर रहा था कि नहीं हम नहीं सर, हम तो बहुत सीधे आदमी हैं, दर्पण झूठ नहीं बोलता, और वो बोल रहा था। फंस गए। सीसीटीवी बड़े काम की चीज होती है कभी कभी। ठीक है, तो आपके पास आप तभी किसी को सजा दिलवा सकते हैं जब आपके पास सबूत हो। आप यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, याद रखिएगा। और हम लोग कोई भी काम जो है ना कानून के अनुसार करते हैं। कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कि आप कानून ना तोड़ें। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपका प्राण कोई यूं ही नहीं ले सकता है, और आपको हम आपके शरीर को, देह को जो है रास्ता नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इस पे भी युक्त निर्बंधन है। आपके प्राण को लिया जा सकता है कब, जब आपको अदालत जो है वो फांसी की सजा दे दे, तो आपको सजा हो सकती है। लोअर कोर्ट ने आपको सजा दे दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, जिला न्यायालय ने, जिला और सत्र न्यायाधीश ने। आप 90 दिन तक अपील मत कीजिए पटना हाई कोर्ट में, आपका काम खत्म हो गया। अगर आप अपील नहीं किए 90 दिन के भीतर, तो आपको 90 दिन के बाद कभी भी फांसी की सजा दी जा सकती है, क्योंकि आपने अपना अपील करने का मौका क्या किया, गंवा दिया। इसलिए बंदा जो है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भागता है, उसको राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत समाधान याचिका मांगता है। प्राण की स्वतंत्रता, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपके प्राण लिए जा सकते हैं। जैसे कि निर्भया कांड में 4 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई, तो प्राण की स्वतंत्रता छीन ली गई ना। क्यों छीनी गई? क्योंकि आपने निर्भया के साथ वैसा किया, और जो सबसे क्रूर तरीका जो अपनाया था वो ही बच निकला। क्यों? क्योंकि उस समय उसके लिए जो कानून का प्रावधान था, सजा का प्रावधान, वो यही था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 3 साल से अधिक सजा नहीं मिल सकती। जबकि डॉक्टर के बोन टेस्ट में यह साबित हुआ था कि 19 साल का है वो। लेकिन उसके जिस मदरसे में उसने 5 क्लास तक पढ़ाई की थी, उसमें यह लिखा हुआ आया था कि यह 17.5 साल का है। और तत्कालीन सरकार ने, आप समझ सकते हैं 2012 की सरकार ने इसको माना कि यह जो है स्कूल वाली रिपोर्ट इसकी ज्यादा सही है, न कि डॉक्टर के हड्डी जांच की रिपोर्ट। खैर, दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। क्योंकि अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। और यही कारण है कि दीपावली के समय पटाखा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को गलत लगे,
कि हम लोगों पर ये क्यों वो क्यों। 1 जनवरी को भी, क्योंकि एक सच्चाई है कि हिंदू हो या कोई भी धर्म या मजहब हो, जहां गलती हो वहां आपको उठना चाहिए। और यह सच्चाई है कि हम दिल्ली में देखते थे कि दीपावली के अगले रोज जो है हमको सांस लेने में दिक्कत होती थी और मेरा गला फंस जाता था। ये एक किस्म की ढिठाई है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम नहीं मानेंगे। आप दीपावली, आप दीपक जलाइए ना, क्यों ये ऐसे करके आप पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हमारा वातावरण विषाक्त हो चुका है, इसको कृपया और विषाक्त न बनाएं। व्यर्थ का ये करना, रूस इतना रोज मिसाइल अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब ना, ये मूर्खों की सोच है। आपको ना विनम्र बनना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत ज्यादा कट्टरता अच्छी बात नहीं है। सामने अगर कोई कट्टर है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो, लेकिन ढिठाई वाली कट्टरता अच्छी बात नहीं है, याद रखिएगा। आप दीपक जलाइए, आप मिठाई खाइए, आप खुशियां मनाइए, डांस कीजिए। और आवाज का लेवल भी, से रात्रि जागरण होता है। जागरण का मतलब, जगराता का मतलब है जगराता, रात भर जागा। मान लो कि पड़ोसी के घर में कोई बुजुर्ग है, हार्ट के पेशेंट हैं, और आप तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं, हो सकता है कि उनका हार्ट फेल कर जाए उससे। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे समझ के कि मान लो अगर वो मेरे ही पिता या मेरे ही बाबा या मेरी ही दादी होते तो। ऐसी स्थिति में कान फोड़ू स्वर से बजता हुआ म्यूजिक को रोका जाना चाहिए, याद रखिएगा। ये सब आपको स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण। जो लोग पॉलिथीन जलाते हैं, जो लोग टायर जलाते हैं, ये सभी हमारे समाज के दुश्मन हैं, सभ्य समाज के दुश्मन हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसके लिए कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर जो भी समझते हो धर्म से रिलेटेड, वो आलोचना करें, लेकिन यह आपकी मूर्खता का परिचायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको सभ्य आदमी बनना चाहिए। इसी के लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी 2010 पास कराया। अभी भी हम दर्पण पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें बोला था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी ले लेना। 2010 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स, जबकि 4 अन्य पीठें कहाँ है? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में और चेन्नई में। यानी कि 4 महानगरों में से 3 तो आ गया यहाँ, मुंबई नहीं दिखा यहाँ पर। उसके बदले में पुणे आ गया है जो मुंबई के पास है, और इसके अलावा बीच में भोपाल है, मध्य भारत। ठीक है, भोपाल। तो पूर्वी भारत में केवल कोलकाता में है, दक्षिण भारत में केवल चेन्नई में है, और पश्चिमी भारत में पुणे में है। ठीक है, और मध्य भारत में भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, और इसमें हम एकदम राष्ट्र के साथ हैं कि अपने पर्यावरण को गंदा करने का, या नदियों को भी हम लोग विसर्जन करते हैं प्रतिमा का। देखिए, नदी भी, सरस्वती माँ को, नदी को जो है ऐसी माना गया है, देवी तमा नदी तमा माते तमा कहा गया है ऋग्वेद में। नदियों को गंदा करने का हम लोग को कोई राइट नहीं है, इतना याद रखिएगा। भले लोग दाह संस्कार या बाकी चीजों में बचे हुए चीजों को उठा के नदी में प्रवाहित कर देने का ये है, ये गलत चीज है। हम लोग को इसके संदर्भ में अपने धार्मिक जो लोग होते हैं उनसे बैठ करके बात करना चाहिए कि नदियों में इस तरह की गंदगी को न डाला जाए। ठीक है, आप विसर्जन कीजिए, साइड में कर दीजिए सांकेतिक रूप से, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में ही हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो फूल माला में जो वैसे चीजें रहती हैं जो जल्दी घुलेंगे नहीं, वो अंततः हमारी नदी माँ को ही क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। यानी एक माँ को विसर्जित करने के क्रम में हम अपनी दूसरी माँ को क्या कर देते हैं? गंदा। यह बात हम हिंदुओं को समझनी चाहिए। सभी लोगों को अपने अपने जो धर्म है, मजहब है, उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करो खुद से। लकीर के फकीर बने रहोगे कि नहीं इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, तो एक दिन प्रकृति आपका संशोधन खुद ही कर देगी। उस समय कोई भगवान किसी के कुछ बचाने नहीं आएंगे। अनुच्छेद 21 का जो जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे, अवधारित करे, डिसाइड करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा 86 का। ठीक है, एक आया था बालक मेरे पास, बोला सर अब तो फ्री और ये है, नेसेसरी है एजुकेशन, हम फ्री में पढ़ेंगे। हम देखिए, आप हमारे मकान मालिक जी से बात कर लीजिए,
अगर वो किराया न लें, और एक काम कीजिए ना, आप हमारे घर का खर्चा भी थोड़ा सा बाबू आप चला दीजिए, ठीक है, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इतना में आपको सब कुछ फ्री करेंगे। और दूसरी बात ना, भारत सरकार यहां लिखती है कुछ, ठीक है, और जो भारत सरकार जो आपको देती है ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वो बदले में ना हमसे ना वसूल लेती है। आ गई बात समझ में? हम कहने इसलिए बेसिर पैर की बात, ज्यादा हीरो बनिएगा और भी अधिवक्ता से, पूर्व अधिवक्ता से, तो पूरे तर्क के साथ ना आपका वो निचोड़ देगा, ठीक है। भारत सरकार को कह दीजिए कि टैक्स न ले हमसे, और उसके बाद दे के दिखाए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नहीं नहीं, लड़के ने हमसे कहा कि सर देखिए अब तो सब जगह ऐसे चल रहा है और आप लोग जो है मान नहीं रहे हैं। हम कहे ठीक है, हमको भारत सरकार टैक्स लेती है ना, तो आप हमको टैक्से दे दीजिए, छोड़ दीजिए। तो हम, और दूसरी बात है कि आपको 6 से 14 साल का बनना पड़ेगा। तो जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसे हम टीचर बन जाते हैं मजबूरी में। जैसे कई बार ऐसा हुआ, अभी हाईकोर्ट वाला भी हम जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो सर 500 रुपया का नाम मात्र की फीस थी और क्लासेज लगातार लेनी थी। तो बाप रे बाप इतना, अरे बाप रे बाप इतना। हम कहें कि हाईकोर्ट में क्यों जाना चाहते हो हमको नहीं पता है। 70,000 रुपये का इनहैंस सैलरी, लेवल 7, क्यों IITian हो करके, क्यों प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी छोड़ के तुम लोग यहाँ आना चाहते हो, हमको नहीं पता है। एक काम करो, हाईकोर्ट को अपनी सेवा फ्री में देना और कहना कि हम सैलरी नहीं लेंगे। आप में से कितने लोग हैं हाथ उठाएं और चलिए हाईकोर्ट के समक्ष लिख के शपथ पत्र दीजिए हम आप लोग को फ्री में पढ़ाएंगे। हम क्या आप में से कितने के बाबूजी अपने घर बना करके किराएदार से किराया नहीं लेते हैं? एक बार हमको बता दो। और आप में से कितने के बाबूजी आज तक जीवन भर अपनी सारी कमाई दान कर दिए हैं आपको पढ़ाने के अलावा? आप हमको बता दीजिए। या आपके पापा के पास जो बैंक बैलेंस है वो दान कर दीजिए गरीबों के लिए, तो फिर हम जान जाएं कि आप बहुत बड़े मसीहा हैं। तो सबकी बोलती क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये अपने दानवीर नहीं बनना चाहते हैं, ये दूसरों को दानदाता बनाने का उपदेश यहाँ दिया जाता है। तो हम लोग के राज्य का पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ पर मनी का फ्लो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यहाँ ये निरोध का मतलब होता है डिटेंशन। कहते हैं ना कि डिटेन कर दिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा, तो ये डिटेंशन में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पुलिस वाले को या किसी को भी हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी पुलिस जो है कई बार बिना कारण की हिरासत में ले लेती है, 5-5 दिन तक बंद रखती है, मारती पीटती है। ऐसा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़कर के छुड़वाना पड़ा है, ये हम जानते हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। असल में ये कानून भी इसका यूज वही कर सकता है ना जो खुद जागरूक और सक्षम हो। कमजोरों को अगर कोई उठा ले और 10 दिन बंद रख दे पकड़ के, और आपके पास क्षमता नहीं है, तो ना तो आप पुलिस पास जाइएगा ना बाहुबली के खिलाफ कुछ रिपोर्ट कराइएगा, और जाके गिड़गिड़ाते जाएगा भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। होता है ना ऐसा। आप तभी इसका फायदा ले सकते हैं ना जब आप जागरूक हो, जब आप शिक्षित हो, ठीक है, और उससे अपने पसंद के वकील यानी अधिवक्ता से सलाह लेने का क्या होगा? अधिकार होगा। वकील वो होता है जो वकालत की पढ़ाई किया होता है। दरअसल जो प्रैक्टिसिंग वकील होते हैं उनको अधिवक्ता कहते हैं। तो आपको अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का, वकील नहीं। इसको एडवोकेट कहते हैं, वकील को लॉयर कहते हैं। लॉयर जो LLB किया होता है कोई भी वो लॉयर होता है, और जो प्रैक्टिस शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं? अधिवक्ता। तो आप वकील से मत मिलिए, आप अधिवक्ता से मिलिए। वकील सिर्फ LLB की डिग्री किए रहता है। जैसे हम पढ़ाने से पहले हम अधिवक्ता थे, और बाद में हमने अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से बोल करके
अपना अधिवक्ता का जो प्रैक्टिसिंग जो लॉयर है उसका हमने सस्पेंड करा दिया है अभी, क्योंकि हम अधिवक्ता रहते हुए पैसा लेके पढ़ा नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि इस पेशे को बहुत पवित्र माना गया है। और यही कारण है कि हमने बार कौंसिल ऑफ दिल्ली को बोल करके अपना जो है उसको ये करा दिया और फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। हम जिस दिन भी चाहेंगे अपना हम रिवोक करा सकते हैं सस्पेंशन, और उस दिन से हम फिर से वकालत में अधिवक्ता बन सकते हैं, जाके कोर्ट में हम फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम LLB हैं और प्लस हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया हुआ है। इस कारण हम प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं अपने जीवन में वापस। तो पसंद के वकील से सलाह लेने का, अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा। यह है अनुच्छेद 22। आर्टिकल 23, अच्छा ये उसी में भी आ रहा है, ये वाला डिटेंशन वाला, निवारक निरोध डिटेंशन, आपको डिटेन कर लिया जाए। इसमें अनुच्छेद 22 का जो प्रोविजन है, खंड प्रोविजन 3, 4, 5 और 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तत्संबंधी का मतलब होता है इससे संबंधित, ठीक है, तत्संबंधी का मतलब होता है इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर पता चल जाए कि वो प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग के लिए सबूत होना चाहिए। इसीलिए कई बार देखिएगा कि पुलिस जो है, जब उसको पता चलता है कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बकायदा वो सबूत उसको जुटाना पड़ेगा। अगर आप यूं ही किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं ना, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो छूटेगा ही छूटेगा। जैसे कट्टा लेके जा रहे हैं और पुलिस पकड़ ली, ठीक है, अब अगर जो पकड़ते समय पुलिस ने कट्टा को अपने हाथ में ले लिया, तो हम कहेंगे सर जी लोग जबरदस्ती मेरे हाथ में दे रहे थे कट्टा। पुलिस को यह साबित करना पड़ जाएगा कि कट्टा हम पहले से लिए हुए थे, कि पुलिस ने मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दिया, हमको पकड़ लिया। कोर्ट में पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि यह कट्टा लेके आ रहा था। पुलिस का काम बहुत आसान नहीं होता, उसको साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि क्या तुमने ऐसा किया है। तो आप यूं ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर तेज तर्रार वकील रहेगा तो आपको सारा बुकलिया छुड़ा देगा पुलिस का। अब पुलिस कोर्ट में फिर शर्मसार हो जाती है, कहे कि आप एक बात बताइए कि आपने कहां देखा है इसको, क्या सबूत है कि यह कट्टा लेके आ रहा था। अब अगर तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो जहां वो पकड़ाया होगा उसके आसपास का CCTV खंगालेगा उस तारीख का, जिसमें वो देखेगा कि मिलोड देखिए CCTV में साफ दिख रहा है कि हम लोग पकड़े हैं, इसके पास से कट्टा धराया है, निकला है जेब से, जज साहब। लेकिन अगर वो CCTV नहीं मिल पाया पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला केवल कोर्ट में देखता रह जाएगा, और वो अपना कट्टा लिए थे मेरा, चला जाएगा। इसीलिए अपराधी छूट जाते हैं। इसीलिए पुलिस अधिकारी को तेज तर्रार होना चाहिए। आप इसीलिए वो कई मामलों में तुरंत नहीं पकड़ते हैं आपको, वो जान रहा होता है कि अपराधी है, लेकिन अपराधी इतना शातिर होता है कि वो आपको सबूत नहीं दे रहा होता है, और वो मुस्कुरा करके जा रहा होता है, कहता है कि सबूत। इसीलिए पुलिस कमजोर लोगों को पड़े, वो डर के मारे बक देता है सब कुछ। अब बक देता है सर हम यहां चुरा के रखे हैं, माल बरामद होने में रिकॉर्डिंग होती है कि देखिए मिल रहा है सामने, जज साहब हाँ, तब वो जेल जाता है। लेकिन जो खुर्राट बाहुबली होते हैं वो जेल क्यों नहीं जाते हैं? वो क्योंकि वो खेले खाए खिलाड़ी होते हैं। इसीलिए पुलिस का काम बहुत आसान नहीं होता, ये सबसे कठिन काम है। अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है, आपको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सबूत क्या है कि वो अपराध करने जा रहा था, अभी तो अपराध हुआ नहीं था। लेकिन पुलिस को यह अधिकार है कि अगर कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम उसको मारने जा रहे हैं, तो ठीक है, कम से कम वो बचा तो जान देता ही है, भले सजा नहीं दिलवा पाता है उसको, लेकिन उसको अटेम्प्ट को फेल जरूर कर देता है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि तुम साबित करो कि वो अपराध करने जा रहा था, और जब तक अपराध हुआ नहीं रहता है तब तक ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपराध करने जा रहा था। अगर आप चैट पे जाइएगा कि हमने सर व्हाट्सएप चैट रिकवर किया है, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, जज साहब हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, उसमें हम लोग कह रहे थे, हम लोग आपस में दोस्त लोग मजाक कर रहे थे, कह रहे जाके उसका मार देंगे, कारे गोली मार दे का उसको। और अब पूरा चैट पढ़ना पड़ेगा इंटेंशन
कि पीछे से क्या ऐसा कुछ जोक चल रहा था, आगे भी वो जोक में गया। मतलब वकील खुर्राट और पुलिस वाला खुर्राट, जो ज्यादा खुर्राट होगा वो जीतेगा, याद रखिएगा, तमाम साक्ष्यों के रहते हुए भी। इसीलिए अच्छे वकील पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं आपका केस लड़ने के लिए, और जो मूर्ख टाइप के भोंदू वकील होते हैं अधिवक्ता, वो केस हरवा देते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से, तो हम क्या बोले, सजा भले नहीं दिलवा पाएगा लेकिन एटलीस्ट उस अपराध को होने से रोक देगा। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जैसे हमारी आईबी की टीम, रॉ की टीम लगी रहती है, हम लोग ट्रेस कर रहे होते हैं, अरे 26 जनवरी को 15 अगस्त आ रहा है, यहां पर बम मारना है, वहां बम रखना है, ये रखना है, वो रखना है, हम लोग बस कुछ भी नहीं है सबूत, लेकिन ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा, और वहां पुलिस, इन अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, इनको पता होता है कि किस इलाके में गरीबी ज्यादा है, स्लीपर सेल, वहीं जाके पहुंचे रहते, बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं से भी, और जाएंगे 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, इनको पता है कि 7 साल 12 साल से नीचे के बच्चे को अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी। 7 साल से नीचे के बच्चा को किसी अपराध के लिए अगर वो गोली भी मार देता है किसी को, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चे को 3 साल की सजा मिलेगी। 7 साल से नीचे के बाद 6 साल का बच्चा, 6.5 साल का बच्चा कोई मिल गया, बाबू इधर आओ, ले टॉफी खो, और दीजिए, लो 100 रुपये चाहिए, ठीक, अब उसको क्या देगा, टिफिन देगा, लो बाबू, बाबू रे, अगर ओकरा वहां रख के आ जाएगा ना तो वहां पर, तो तोरा एगो और 100 रुपया देंगे। अब वो बच्चा चल दिया, जा करके वहां रखा, अब फिर 100 मीटर वापस चला गया, उसको फिर दिया या नहीं भी दिया, गायब हो गया, उधर गया इधर गया, बच्चा फिर भी खुश, 2 टॉफी मिला, 100 रुपया मिला। अब बच्चा चल दिया, पुलिस आई, बम फटा, पुलिस, सीसीटीवी में बच्चा रख रहा है, किसका बच्चा है, फलनवा बाबू का बच्चा है। पुलिस मेरे बच्चे को परेशान कर, हमको पकड़ लिया गया, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस को भी पता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अब बच्चे को पकड़ना, अभी कौन था बाबू, कैसा था, कहां तुमको दिया, यहां दिया, देखो तो वहां का सीसीटीवी खंगालो, तो वहां का जहां पे बच्चा बोल रहा है कि वो आदमी हमको मिला था, कहां मिला था बाबू। अब सर यहां का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है सर। अब जितने भी होटल हैं उस इलाके के, जितने होटल हैं, रेलवे स्टेशन, सब खंगालो। अब रेलवे स्टेशन लेके बस स्टैंड, जितना रास्ता है, कहीं भी सीसीटीवी काम कराओ, खंगालो, कोई भी संदिग्ध आदमी देखो, बाबू रे किस रंग का कपड़ा पहना था, लाल रंग का, इस तरह का, ऐसे लगाए हुए था, टोपी लगाए हुए था, और क्या था, चश्मा भी पहने हुए था, दाढ़ी, थोड़ी सी दाढ़ी थी, स्केच बन गया, देख पाओ, हाँ ऐसा ही लगता था। अब जितना रेलवे स्टेशन में ट्रेन जाने वाली, 1 2 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, बस स्टैंड, गली मोहल्ला, जितना सीसीटीवी, देख 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 देख, बाबू रे इधर आओ, ऐसा ही था क्या, हाँ हाँ यही हमको दिए थे रखने के लिए। इतना काम, इतने तेज तरार लोग, और तब जाके उसका हंटिंग शुरू होता है, कौन है कहां है पता कर रहे जरा का, तो पूरे भारत के थानों में फ्लैश होता है, इंटरपोल को फ्लैश होता है, अबे ये तो फलानवा है बे, अरे साला ये बम क्लियर, ये भी आ गया यहाँ, अच्छा पता तो कहां था, हेलो हाँ जरा पता कर रहे कहां है वो, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, समझ रहा है, ऐसे ही होता है, क्योंकि अपराधी हमेशा अपना एक छोड़ के जाता है, तुम बच नहीं पाओगे बेटा। आपको अगर लग रहा होगा कि हम उसको दे दिए, इस भ्रम में मत रहिएगा, पुलिस आपका खाल निकाल लेगी कहीं से भी, ठीक है, जब से सीसीटीवी आ गया है, ये बहुत काम की चीज है। तो इसीलिए लोग जो हैं पकड़े जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य भी क्या है, भारत की सुरक्षा, कि हम पहले ही पकड़ के फेल कर देते हैं, इसीलिए हमको पता है कि हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत, इसीलिए न्यूज में फ्लैश करा दिया जाता है कि सूचना, खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि यहां पर बम धमाका हो सकता है, पहले ही अलर्ट हो गए, अबे तेरी के, क्योंकि कम से कम हम पकड़ नहीं सकते हैं तो बम फूटने से रोक तो सकते हैं। और
रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, खबर मिली है कि 15 अगस्त को जो है बम धमाका हो सकता है। फाइल करने के लिए उनके अटेम्प्ट को क्या किया जाता है, इस तरह के न्यूज को, और कुछ मूर्खवन जो बैठे रहते टीवी, अरे यार पकड़ना था ना यार, बोल के तब भाड़ देता है, उस सबको सावधान करता है, अरे मूर्ख वैसे भी उसको पकड़ नहीं पाओगे, कम से कम बम फूटने से रोक दो, ठीक है, क्योंकि वो रक्तबीज है, तुम 2 को पकड़ोगे वो 10 पैदा करेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम उसको फॉर द टाइम बीइंग रोको। जिस दिन फंसा उस दिन तो चमड़ी उधेड़ ही देंगे हम लोग, क्योंकि मौका तो देगा। इसीलिए खुफिया एजेंसी आप देखते होंगे, कभी कोई कहीं मारा गया, कहीं कोई कहीं मारा गया, ठक 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 ठक, भारत के दुश्मन गोल हो जाते हैं। भारत की सुरक्षा, आप कुछ करेंगे उससे पहले ही आपका बैंड बजा दिया जाएगा। डीप स्टेट एक शब्द होता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की विधि, किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया था, अगर मान लो कि अब हमने गिरफ्तार कर लिया और मेरे पास बड़ा ही सॉलिड सबूत है कि गिरफ्तार कर लिया गया, अब डिपेंड करेगा कि उसको गिरफ्तार करते समय हमने सबूत क्या क्या इकट्ठा किए हैं। जो भोंदू पुलिस अधिकारी रहेगा वो गिरफ्तार तो कर लेगा, लेकिन कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएगा कि सर हमने इसको सही गिरफ्तार किया है। जज साहब में कहेंगे इंस्पेक्टर अच्छी बात नहीं है, ठीक है, सबूत हो तभी लाया करो। इंस्पेक्टर सर है, सर जज साहब हम जानते हैं इंस्पेक्टर की ये है, तो हमारे पास सबूत क्या है, क्योंकि जज साहब का हाथ क्या है, बंधा हुआ है, एज सच उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। अब लगाया गया कि एनआईए ने अपने तेज तरार इंस्पेक्टर को इस काम में लगाया है। अब इंस्पेक्टर जो तेज तरार है, मैटर देना, अब वो काम करना शुरू किया। अगली बार कोर्ट में मिलो, बताइए इंस्पेक्टर, अच्छा बदल गए आप जी, क्या क्या है मिलोड, ये सीसीटीवी फुटेज, ये इसकी बात की रिकॉर्डिंग, ये यहां पर सबूत, ये इसका बैकग्राउंड, ये इसके खाते में इतने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, ये जज क्या कहना है तुम्हारा इस मामले में। अब वो नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, और ये मिलोड इसमें पेन ड्राइव में सब कुछ है, आप देख सकते हैं, लगा के लैपटॉप में कट। जज साहब इसको बंद करो, ले जाओ। अब तेज तरह इंस्पेक्टर चल दिया। इसलिए डिपार्टमेंट में भोंदुओं की नहीं, किसकी जरूरत पड़नी चाहिए, और यही कारण है कि जो तेज तरह वकील होते हैं, इसीलिए अपराधी बड़े बड़े वकील हायर करते हैं जिनके पास बुद्धि बहुत हो, और यही कारण है कि लाखों रुपया देते हैं तेज तरह वकील को, भाई केस लड़ना हमारा, प्लीज सर आप लड़िए ना सर, क्योंकि भोंदू लड़ेगा। अब जो तेज तरह वकील आएगा उसको पता है कि डिटेन किया गया, अच्छा फनवा इंस्पेक्टर है इसमें, देखते हैं, आओ लाओ पैसा लाओ पहले रखो, और उसके बाद वो तेज तरह इंस्पेक्टर के खिलाफ वकील उतरता है और धज्जियां उड़ा देता है कोर्ट में। मिलॉर्ड इन्होंने ये तो बताया हमारे इंस्पेक्टर साहब ने, लेकिन क्या इन्होंने ये बताया जज साहब, ये बताया, बस यूं ही गिरफ्तार कर लिए। अरे मिलॉर्ड क्यों अनुच्छेद 21 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जज साहब छोड़ो हटाओ, ये सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। तो जो जितना तेज, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल कितने महीने तक रख सकती है, अभिरक्षा में डिटेन करके रख सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध रखना है, डिटेन रखना है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। और ये सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं, हाईकोर्ट के इक्विवेलेंट जजेस होते हैं, इसमें हाईकोर्ट के जजेस होते हैं सलाहकार बोर्ड में, इसमें बाकी कोई जज नहीं, कम से कम हाईकोर्ट के बराबर का जज होना चाहिए इसमें। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाएगा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई बार उसको न्यूज में फ्लैश नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार वो लोकहित में, जनता के हित में सही नहीं होता है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन अप्लाई करने के लिए जल्द से जल्द अवसर मिलेगा, जल्द से जल्द अवसर मिलेगा। ये सब कुछ किसमें है, आर्टिकल 22 में, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निवारक से संबंधित अब तक बनाए गए कानून
सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी के ठीक एक महीने के बाद 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 31 नवंबर 1971 को जाकर के समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंदिरा जी लेकर के आई थी, इंदिरा जी, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया, यानी लाया गया था इंदिरा जी के द्वारा। और इसी के अंतर्गत जब वो 1975 में इमरजेंसी लागू की ना, तो उन्होंने देश के जितने भी बड़े बड़े राजनेता थे उनके खिलाफ सबको गिरफ्तार कर लिया। लालू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी दौरान 1975 के बाद वाले फेज में राबड़ी जी ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, संतान को, और लालू जी ने इसीलिए अपनी बेटी का नाम रखा मीसा भारती, ठीक है, क्योंकि उस समय अपनी पहली बेटी के जन्म के समय वो मीसा के तहत जेल में बंद थे, इंदिरा गांधी जी बंद कर दी थी उनको, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसीलिए उनकी बेटी का नाम क्या रखाया, मीसा। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम कोफे पोसा, कोफे पोसा 1974, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। और ये जो है आपका कोफे पोसा पूरा होता है स्मगलिंग के अगेंस्ट में, कोफे पोसा 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, यह भी इंदिरा जी के समय में आया था, जिसे आगे चल के 10 साल के बाद एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया नजरबंदी। यानी अगर आप इसमें पकड़े गए तो आपको जो है 2 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, नजरबंद, कुछ नहीं कर पाइएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जो अभी लगा था इस मनीष कश्यप पर, राष्ट्रीय सुरक्षा रासुका लगा दिया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू 370 के अनुच्छेद के खत्म होने के बाद अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। राज्य सरकारें इसको लागू कर सकती हैं, लेकिन इसको न्यायालय में जाकर के खत्म करवाया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपने जिस आधार पर उस पर रासुका लगाया है, क्या वह जायज है या सिर्फ आपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को भरने के लिए उस पर लगाया है, चाहे कोई हो, ठीक है। तो यही कारण है कि शुरू में तो नहीं छूटा, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे जो है छोड़ दिया और उसको कहां ट्रांसफर किया, पहले बेऊर मदुरै से और फिर वहां से ये बाहर। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा, ठीक है, टाडा जो संजय दत्त को AK-56 रखने के आरोप में बंद किया गया था, ठीक है। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर था। हालांकि 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, समाप्त, चूंकि उनके सांसद के एक सदस्य फंसे थे उसमें, नॉन अदर देन संजय दत्त, इसलिए इस कानून को ही क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। पोटो ये आया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस अध्यादेश था, बाद में एक्ट बना के पोटा कर दिया गया था। पोटो अध्यादेश था और पोटा एक्ट था। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है, 95 में समाप्त हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 2001 में नया नाम देकर लागू कर दिया। इसमें इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, परंतु किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती, केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है। एक तरह से रॉलेट एक्ट टाइप का हो रहा था।
पोटा के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो सीधे सीधे रोलर टाइप का कानून था। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा बन गया था, ठीक है। एक मैंने 4-5-6 महीने के बाद 21 नवंबर 2004 को मनमोहन सिंह सरकार ने इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन मानव शरीर का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव शरीर का व्यापार, जैसे छोटे बच्चों, स्त्रियों आदि को, लड़कियों को वेश्यावृत्ति हेतु और छोटे लड़कों को या लड़कियों को 2 चीजों के लिए, हाथ पैर काट करके आपको जो है भीख मंगवाया जाएगा, और दूसरा आपका 2 किडनी है, 1 किडनी निकाल लेंगे, आंख की कॉर्निया निकाल लेंगे आपकी, ठीक है। और भी शरीर के बहुत सारे ऑर्गन हैं जो अंग ट्रांसफर किया सकता है दूसरे में, और ऐसा करके आपको जो है अपंग बना दिया जाएगा। तो इस तरह के चीजों को कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का गंदा व्यापार, इसको कहता है दुर्व्यापार। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसमें केवल लड़कियां ही नहीं, इसमें बच्चे लड़के भी इसके शिकार होते हैं। इसका मतलब कि क्या करेगा भैया, किडनी तो तुम्हारी निकाल लेगा, उसको बेच देगा 7-8 लाख में किसी को, धनी आदमी को चेंज करने के लिए, और मन में क्या कहेगा कि हमने एक पुण्य का काम किया, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती अभी किडनी निकाल लेगा। तो सोचो, तो मानव का दुर्व्यापार, इसीलिए ट्रेन में आरपीएफ निगाह रखती है कि आप ये कैसे ले जा रहे हैं लोगों को उठा करके, छोटे बच्चे, और कभी दिख जाते हैं संदिग्ध सा, या कोई गुमसुम सी लड़की होती है जिसको ये नशे का इंजेक्शन देकर के शांत ऐसे किए रहते हैं, और साथ में एक लेडी को रख देते हैं, अधेड़ उम्र की महिला को, जो कि शो करेगी कि हम उसकी माँ हैं, और जब भी कुछ होगा तो इसको इंजेक्शन देकर फिर बेहोश कर देंगे, इसकी तबीयत खराब, लोग दिखाने जा रहे हैं मेरी बेटी है ये, सुना रहा है। इसलिए आरपीएफ जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि एक बार आधार कार्ड मांग के जांचो, जरा दिखाइएगा आधार कार्ड। अरे सर हम तो भूल गए सर, रास्ता में सर यादें नहीं पड़ा हमको। उस आरपीएफ बोले नहीं पड़ा, अंगूठा लाओ रे, इसका लगा उस पर, एक बार जहां दबा ना आधार कार्ड का, पूरा उठ करके माँ का नाम, अपना आधार कार्ड देना अम्मा, बेटा मैं भी आधार कार्ड अपना भूल गई, निकाल इसका बैग ढूंढ, निकला, ये किसका है? अच्छा है, उसका भी अंगूठा। अच्छा आप माँ हैं इनकी? नहीं नहीं हम मौसी हैं बेटा। चलो बताते हैं आप मौसी हो कि मौसा हो। यानी पुलिस के पास हर वो चीज है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपकी ड्यूटी है। ए छोड़ना यार, नींद लगी, कौन जाए साला, जान बाहर में। इसमें अपराधी पार हो। यानी हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपना निर्वहन करेगा तो कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये महिलाओं को लेकर के लड़कियों का दुर्व्यापार कर देते हैं। और आपको क्या लगेगा, माँ होगी, मौसी होगी, बुआ होगी, चाची होगी, ले जा रही है, और वो बेचारी अपना जो है, या अगर उसको ले भी जा रहे हैं उसका वीडियो बना लिया और उसको डरा रहे हैं कि अगर तू कुछ बोली ना बेटा तो तेरा वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे। अब वो डर के मारे, आई तुम्हारी मौसी है जी, मेरी मौसी है। अगर भोंदू पुलिस वाला होगा, अगर तेज तरह पुलिस वाला होगा तो फिर मौसी है बेटा, हाँ अच्छा डर रही हो, नहीं 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 डर रही है ना, मत डर, हम हैं। क्या बनाया, वीडियो बना लिया है क्या तुम्हारा, कुछ कर लिया है, फोटो खींच लिया है, डर नहीं डर, बोलो बोल 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 बोल, ए पकड़ सबको, चल 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 चल, चल। हम लोग ट्रेन, भैया हम लोग ट्रेन छूट जाएगा, ये पहुंचवा देंगे हम, हवाई जहाज से पहुंचवा देंगे, चलो सब चलो चलो। तो ये डिपेंड किस पर करता है, पुलिस वाले पर। इसीलिए पुलिस में हमेशा समाज के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोगों को ले जाना चाहिए, लेकिन अफसोस, ठीक है, इनको बस इतना ही पता है कि लठ बजाओगे सब बोलेगा, ठीक है। और तेज तरार लोग इसी तरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है कई बार, वरना
कुछ पुलिस वाले तो ऐसे होने चाहिए ना, सिर्फ देख करके पूरा इतिहास पलट देगा कि सामने वाला का इतिहास कैसा है। ठीक है, इसलिए भी अमेरिका की तरह यहां पुलिस की आयु अनलिमिटेड रखनी चाहिए। आप कभी भी प्रशासनिक या पुलिस सेवा में वहां जा सकते हैं कि हम पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, हम अपना समय देना चाहते हैं। ठीक है, आओ, एक टेस्ट है उसको पास कर लो, और हो गए तो ठीक है, आज आपसे तुम अमेरिका का नागरिक है, ये है वो है, बहाल, अब वो पुलिस को सेवा देगा। आप पढ़ते होंगे वो 3 साल तक सेना में रहे, फिर वो पुलिस में चले गए, उसके बाद उन्होंने मेडिकल करके कुछ दिन तक चिकित्सा, देखते हैं पढ़ते हैं उसमें, वहां ये सब सुविधा है। यहां है एक उम्र निकल गई, ये अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दे दिया, अब आप बीपीएससी टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कहने का मतलब है ना कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो, कहां कहां उड़ाते रहिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम। बलात् का मतलब फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड जबरदस्ती बेगारी करवाना, फोर्स्ड लेबर बोलते हैं बलात् श्रम को, जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जैसे जबरदस्ती करना किसी के साथ एकदम कि नहीं आप दीजिएगा, कैसे नहीं, पैसा नहीं दीजिएगा, आप जानते हैं हम कौन हैं, नहीं। जबरदस्ती जो है ना, ये जबरदस्ती, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जरूरत पड़ने पर, हाँ देखो, राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये अच्छी बात है। राष्ट्र के लिए कुछ भी, जैसे हम जैसे लोग तो खुशी खुशी जाए, अगर हम लोग कहा जाए कि प्रियांक जी आपको राष्ट्र की जो है, प्रियांक तुम राष्ट्र के लिए जरूरत है, एक एनी टाइम ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर नेशन, ठीक है, इसके लिए बाध्य क्या है, तो खुशी खुशी जाएंगे। हाँ, उन गधों को बाध्य किया जाएगा जो राष्ट्र सेवा करने को तैयार नहीं होंगे। ए चल बे रहे, नहीं भैया अभी नींद आ रहा है, बेत लाओ रे, मग में पानी भर के लाओ, चल चल उठ उठ, राष्ट्र की सेवा करे चल, ठीक है, बाध्य। अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी आप बालकों को 14 साल से नीचे के बालक को किसी भी काम में अब नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक उसको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना उसका अनिवार्य है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरा पहले था अब किसी काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? 2002 से यह जोखिम भरा भी खत्म हो गया है किसी भी काम में, क्योंकि उसको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। उसको क्या करनी है, पढ़ाई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27 और 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण, इनर कॉन्साइंस, इनर, हमको मेरा जो इनर कॉन्साइंस कहेगा अंतःकरण की स्वतंत्रता, हम उसी को मानेंगे। आप हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदू बने, हम मुस्लिम बने, हम ईसाई बने, हम सिख बने, बाध्य नहीं कर सकते, गलत चीज है। भारत में और नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन फिर ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया है, या बाकी किसी को भी, कोई बात नहीं, वो सीसीटीवी लगा हुआ है, सब कमांड में है। हाँ, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आपको अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ईसाई मिशनरियां अभी भी प्रचार कर सकती हैं और वो हॉस्पिटल खोलती हैं सेवा करने के लिए, स्कूल खोलती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए। बस इतना ध्यान रखना होगा कि हॉस्पिटल खोलते समय और स्कूल पढ़ाते समय उनका मूल उद्देश्य रोगियों की सेवा और आम जन को शिक्षित करना हो। उसकी आड़ में किसी को कन्वर्ट करना, पकड़े गए तो फंस जाएंगे। हाँ, कोई आपसे कोई ईसाई बनना चाहे, मेरा मन कर गया कि नहीं हम क्रिश्चियन बनेंगे, मेरा मन कर गया कि नहीं हम इस्लाम जो है स्वीकार करेंगे, तो कोई रोक लेगा हमको। लेकिन ये अंतःकरण, मेरा मन होना चाहिए। अब से मेरा मन क्या कहता है कि हम दुनिया के हर उस धर्म या मजहब को स्वीकार कर लेंगे
जिसको स्वीकार करते ही हम 100 साल तक जिंदा रहें, हमको कभी एक भी दिन हमको बीमारी ना पकड़े, ठीक है, मेरे पास खूब पैसा हो जाए, हम बड़ी सुखी रहे, हम किसी दिन भी हमको दुख नहीं हो, ठीक है, अब मेरे किसी भी रिश्तेदार, मेरे प्रिय मित्रों, किसी की मृत्यु ना हो, अगर वैसा कोई धर्म या मजहब है दुनिया में तो हमको बता दो, हम अभी अभी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर दुनिया का कोई भी धर्म ज्वाइन करने के बाद भी अगर हमको दुख होता है, कष्ट होता है, मेरे पास गरीबी है, बीमारी है, हम मर रहे हैं, ये भैया हम जहां हैं वहां ठीक है, मेरा अंतःकरण फिर नहीं मानेगा। इनर कॉन्साइंस, ठीक। अब आप चिल्लाते रहिए कि मेरा अच्छा है बाकी का खराब है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कीजिए, आप गुरुद्वारा स्थापित कीजिए, आप जो है मंदिर ट्रस्ट स्थापित कीजिए, आप मस्जिद के लिए जो है काम कीजिए, उनको पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, आप जो है धार्मिक कार्य के लिए जो है कोई जमीन खरीदिए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, उसका स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार आपके पास रहेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के क्रम में किसी दूसरे को डिस्टर्ब आपको करना, ये नहीं कि किसी का कब्जा लिए, ठीक है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। राज्य, स्टेट किसी को भी ऐसा टैक्स देने के लिए, धार्मिक टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कह सकता, ठीक है, कि उससे किसी विशेष धर्म या कोई विशेष पोषण, मतलब उसका पोषण में, पालने पोलने में उसका फायदा हो। यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से आप कोई धार्मिक कार्य में भाग, जैसे मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना, हिंदुओं ने अपना पैसा दिया, सरकार को उसमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हज यात्रा पर जाना है, अपना जाइए, सरकार इसमें आपके लिए हवाई यात्रा करा देगी, सऊदी सरकार से मांग कर लेगी, लेकिन हज करने के लिए आपको पैसा नहीं देगी। आपको कैलाश पर्वत जाना है, आपको वैष्णो देवी जाना है, हम आपको सुरक्षा देंगे, बस रूट भी देंगे, लेकिन किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, वो सारा काम सरकार करेगी। और जब राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता है कर देने के लिए, तो आप किसी कोचिंग संस्थान या किसी को चंदा देने के लिए बाध्य कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली वो किसका हनन होता है? आर्टिकल 27 का। आप जबरन किसी से, हम पूजा करेंगे तुम नहीं देगा, हमको नहीं देगा, अच्छा रह लेगा यहां, सीधे सीधे किसका उल्लंघन है? अनुच्छेद 27 का। जब स्टेट हमसे जबरन चंदा नहीं ले सकता है तो तू लेगा हमसे, ठीक। तुम्हारा ईश्वर नहीं देखता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरस्वती मां नहीं देखती होगी कि तुम क्या कर रहे हो, गंदा गंदा गाना बजाते हो, नहीं दिखता है, ठीक है, तो किसको बदनाम कर रहे हो तुम? अपने धर्म के साथ साथ सरस्वती मां को भी बदनाम कर रहे हो। कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को और ऐसे लोगों को कि कम से कम धर्म को तो बख्श दो। हाँ ठीक है, आपको चंदा लेना है सर, दे दीजिए सर, अगर है तो। अच्छा सर कोई बात नहीं सर, नहीं है तो छोड़ दीजिए सर, 1 रुपया दे दीजिए सर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं सर, ठीक, आइएगा सर लेकिन जरूर पूजा में, हो गया। सामने लोगों को लगा कि नहीं यार कुछ दे देना चाहिए जो हो रहा है इस मंदी की स्थिति में भी, चलो ठीक है, अच्छा दिल से आदमी कष्ट सह के भी दे दिया, लेकिन नहीं दीजिएगा चला लीजिएगा, अगर देने का मन भी होगा तो अब हमारे से आदमी नहीं देगा ना, नहीं देने, जाओ जो करना है कर लेना जाओ। और इस बात की गारंटी दोगे कि विसर्जन के टाइम में हम गंदा गंदा गाना नहीं बजाएंगे? क्योंकि तुम रोते हो या नहीं, लड़कियां रोती हैं या नहीं, लेकिन सरस्वती मां जरूर रोती होंगी। कहां फंस गए हम इन लोगों के बीच में? ये कैसे लोग हैं जो मां के नाम पर ऐसे गंदा गंदा गाना बजाते हैं? ठीक, वही तो बोल रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में खूब होता है डांस, तो वही तो कह रहे हैं कि घर में मौका मिलता नहीं है, छूट मिली बाहर धड़ड़ा दिए, कम से कम कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम बाकी कोई बर्थडे हो तुम्हारा डांस करो ना तुम खेसारी या पवन सिंह पे, जिस पे डांस करना है तुमको, कम से कम धार्मिक आयोजन को छोड़ दो। कभी देखा है किसी भी धार्मिक जुलूस में हिंदुओं के अलावा जहां इस तरह का गंदा गाना बजता हो? कभी देखा है क्रिश्चियन के किसी पर्व में, कभी इस्लाम के किसी पर्व में, या कभी सिखों के किसी जुलूस में, या बौद्धों के या जैनियों के ये में कि हम लोग गंदा गाना बजा रहे हैं? कम से कम
अभी भी शर्म करके इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। शर्म ना आए तो खैर कोई बात ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भक्ति संगीत बजाते हैं, हम सभी को नहीं कह सकते हैं, ये हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं अज्ञानता के अभाव में। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक गीत बजाते हैं, और इस बार एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। बहुत लोगों को हमने देखा कि विसर्जन के टाइम में धार्मिक गीत ही बजा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इस बात को सुनिश्चित किया, हम भी बोले हुए थे कि थोड़ा ध्यान दिया जाए इन सब चीजों पर। हालांकि हम इस बात के लिए भी समझते हैं, कुछ गर्ल्स हॉस्टल में हमने देखा कि गाने इस तरह के बज रहे थे और वो डांस करते बाहर लड़के लपलपा के देख रहे थे, वो देख लीजिए। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं कि हर तरफ चीजें अब बदल रही हैं, और शायद यही कारण है कि सरकार ने इस बार नए कानून में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ये हटाया है। जो लड़कियों के पक्ष में जो टिल्टेड रहता था घूरने वाला कानून, अब वो लड़कियों पर भी लागू है। अगर वो भी किसी लड़के को घूर दी तो उल्टा भी पड़ सकता है केस, कि देखिए हम पर भी हरासमेंट का केस हो सकता है, आप पर भी हो सकता है। इसलिए उतना ही जितना हो रहा है, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, जमाना बदल रहा है, इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कानून जो है उसको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। कि क्यों? क्योंकि लड़कियां भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी सरकारी स्कूल में, राज्य द्वारा फंडेड किसी भी इंस्टीट्यूट में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी वाले अपने स्कूल में क्रिश्चियन शिक्षा दे सकते हैं, क्रिश्चियनिटी से संबंधित। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरी करे हैं। लेकिन यहां क्या लिखता है? राज्य, स्टेट, सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं जा सकती है, और सरकार द्वारा फंडेड स्कूल में भी नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला विवाद उठा है, क्योंकि पैसा उसको कौन देता है? सरकार देती है, केंद्र सरकार, और वो गठित हुआ है संसद के एक्ट से। तो तुम कैसे जो है दावा ठोक सकते हो कि वो तुम्हारा है? क्योंकि अगले दिन से सरकार पैसा देना बंद करेगी तो रोने लगोगे, बंद हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सिटी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बला जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुमको सरस्वती वंदना करनी ही पड़ेगी सरकारी स्कूल में, याद रखिएगा। चाहे आपको बाइबल का कुछ चीजें जो है पढ़नी पड़ेंगी, प्रेयर, ये सारी चीजें एकदम रुकी हुई हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक भारत में, यहां पर भारतीय संविधान में दो लोगों को माना गया है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि गैर हिंदू, और दूसरा जो है भाषाई अल्पसंख्यक जो कि गैर हिंदी। यानी 29 और 30 अनुच्छेद ये गैर हिंदुओं और गैर हिंदी भाषियों के लिए है। इसका मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हिंदुओं को और हिंदी बोलने वालों को कोई अधिकार नहीं है। 29 और 30 इसलिए दिया गया है कि वो बहुसंख्यक और हिंदी भाषा के बराबर पहुंच सके, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को है, ये अधिकार बहुसंख्यकों को स्वमेव प्राप्त है अपने आप। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, मैथिली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा कि तुम अमुक जाति को, तुम अमुक धर्म के मजहब के हो, या तुम अमुक ये नस्ल के हो, तो तुमको हम एडमिशन नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ये मानवता पर ये क्या होगा? कलंक होगा। ठीक है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में 6 समुदायों, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। 6 को। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ठीक है, यहां तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, वो सब्सिडी ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा है, हम केंद्र सरकार के अंतर्गत हम MSME हैं, हम जो सूक्ष्म
लघु और मध्यम उपक्रम होता है ना, हम भारत सरकार के सूक्ष्म उपक्रम में हैं, आ रहा समझ में, और हम बिहार शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हम उसमें भी आते हैं दायरे में, लेबर वाला जो होता है उसमें। और तीसरा, हमने बिहार सरकार में कोचिंग निबंधन 2000 जो इसका 10 का जो एक्ट बना था, उसके तहत हम ऑलरेडी पटना के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 5000 का डीडी जमा कर चुके हैं, सारा चीज पूरी तरह। और हम बिहार के फायर डिपार्टमेंट से हर साल एनओसी लेते हैं, ठीक है। इसीलिए बाकी शैक्षणिक संस्थानों की तरह हम नहीं हैं, इसीलिए पुलिस मेरी सहायता के लिए 5 मिनट में पहुंच जाती है। समझ रहा है क्यों? क्योंकि हम भारत सरकार के सूक्ष्म उपक्रम हैं। तो आप सरकार के साथ रहिए, सरकार आपके साथ रहेगी। आप चोरी कीजिएगा, आप बचिएगा, तो आप सरकार की मदद कैसे ले पाइएगा? और कई लोगों को पता रहता है कि चूंकि ये सब कानून के दायरे में कमजोर पड़ते हैं, तो जब हम जबरदस्ती इनसे चंदा मांगेंगे तो ये पुलिस की मदद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पुलिस के पास जाएंगे तो थाना प्रभारी सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये के लिए मांगे। अच्छा ये बताइए सर, आपका कोचिंग रजिस्टर्ड है कि नहीं? मुंशी जी, वो केस इन पे भी ठोकिए, सबसे पहले भागेगा। और यही कारण है कि वो थाने में अपनी सुरक्षा के लिए जा नहीं पाता। इसीलिए कोई भी काम करो ना तो कागज पर ठोक बजा के, क्योंकि जब आप ऐसे इलाकों में रहते हो तो आपको बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जहां पर आपको घेरा जा सके, ठीक है। ये लाइफ में हमेशा याद रखना। इसीलिए वकील, अधिवक्ता होना बड़ा फायदेमंद होता है कभी कभी, ठीक है। 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी था 19(1) के F की तरह, उसको भी जो है इन सबको डाल दिया गया 300 के क में, कानूनी अधिकार बन गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, यानी जब तक मौलिक अधिकार था आपका जो है जमीन कोई छीन नहीं सकता था, लेकिन अब सरकारी काम के लिए जो है उसको छीना जा सकता है। ये नहीं है क्या जी? अब हो गया है क्या? इसमें आगे है कि नहीं? वो 32 है ना? अच्छा हाँ, उठा तो हो सकता है कि अभी नहीं हो, कोई नहीं तो है नहीं, होना तो चाहिए। हम देख लेते हैं अपना वाला में, उसमें पता चल जाएगा हमको आज वाला में। अच्छा कोई नहीं, 8 बज भी गया है। इतना इतना ही तक है। अच्छा हाँ, इसमें इसीलिए, लेकिन इसमें पूरा होना चाहिए था वैसे। हाँ वही तो कह रहे हैं, वो तो रहेगा ही ना। अब नहीं होगा ये, चलिए छोड़ दीजिए तब। हाँ, जन गण मन को गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, लेकिन आप उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर वो बज रहा है ना, तो आपको जो है स्टैंड इन पोजीशन में रहना है, इस पोजीशन में, ठीक है, और रिस्पेक्ट के साथ, ठीक। और जब तक वो बजेगा 52 सेकंड तक जो उसका समय रहता है, या फिर जो शॉर्ट फॉर्म भी रहता है उसका, तो तब तक आपको अटेंशन की मुद्रा में रहना है आप। हाँ चुप रहने का वो तब है ना, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि क्या जनगण मन के लिए गाने के लिए बाध्य कह सकता है? गाने के लिए बाध्य नहीं कह सकता। मान लीजिए कि आपको याद ही नहीं है, तो जबरन कैसे बाध्य किया जाएगा? या मान लीजिए कि आपको जो है आपकी तबीयत खराब है, आप बोलेंगे तो हो जाए उल्टी हो जाए, ऐसी स्थिति में किसी को उस तरह का बाध्य नहीं कह सकता है, लेकिन आपको यह जरूर कह सकता है कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? हाँ, चुप रहने का, कि चुप रहना। मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है, या मरीज है वहां पे, और डॉक्टर ने इस तरह कहा कि आप लोग यहां कृपया चुप रहें, तो उसको अपने लिए युक्तियुक्त निबंधन का अधिकार है, क्योंकि वहां पर वो आपको बाध्य कर सकता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग क्या रहें, चुप।
वैसे आपको कोई चुप करा नहीं सकता है, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर कुछ काम चल रहा है, मतलब कुछ हम कैसे बताएं कि ऑपरेशन चल रहा है और वहां आप हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो ये आपको करने नहीं देगा। आपको जबरन नहीं चुप कराया जा सकता है, आपकी चुप्पी के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन होना चाहिए। ठीक है, कि आप हल्ला कर रहे हैं, आप कहीं तेज तेज गाना बजा रहे हैं, तो आपका गाना बंद करवाया जा सकता है। ठीक है, और इतना ही कि आपको मन है तो अपना ईयरफोन बजा के सुनिए, इस टाइप से, तो वो चुप्पी कराई जा सकती है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा के टाइम में रात में पुलिस आ करके कई जगह गाना बजाना बंद करवाई है। आप समझ सकते हैं कि इस इलाके के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है इस बार। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है उसको ले जाएंगे, 8 बज ही चुका है, तो ठीक है, चलो।